आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी हमारा लास्ट हेड है ये। जो 5 हेड हम कर रहे हैं टोटल इनकम के अंदर, उसमें से सबसे लास्ट जो हेड है यानी अदर सोर्स। ठीक है, जनरली हम ये देखेंगे कि इस हेड के अंदर कौन कौन सी हमारी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन कौन सी नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस हेड के बारे में, तो अभी तक हमने 4 हेड पढ़े हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी। ठीक है, इन चारों के अलावा जो कोई एक्स्ट्रा इनकम बच गई, जो इन चारों हेड में नहीं आती या इन चारों हेड में कवर नहीं होती, और वो जो बाकी बची हुई जितनी भी हमारी इनकम है वो सारी की सारी किस हेड में आएगी? अदर सोर्स वाले हेड में आएगी। ठीक है, जनरली अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम इनकम दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर द एनी अदर हेड। ठीक है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम विच आर ऑलवेज टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सच इनकम एज आर। ठीक है, अगर हम देखें तो उन चारों हेड के अंदर जो इनकम नहीं आ रही, ठीक है, उसके अलावा जो इनकम बच गई वो इस हेड के अंदर आएगी। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी इस हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम आएगी वो यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है। ठीक है, सेक्शन 56। ठीक है, ओके। फर्स्ट अगर बात करें तो डिविडेंड की। ठीक है, अब देखो डिविडेंड डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो वो डिविडेंड कहाँ पे टैक्सेबल होएगा? अदर सोर्स में। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन है वो हम देखेंगे। 1038 के हिसाब से इंडियन कंपनी से जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, फॉरेन कंपनी के हिसाब से टैक्सेबल होएगा। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में अगर देखेंगे तो जो हमारे पास डिविडेंड टैक्स होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, वो पे करते हैं। ठीक है, तो यानी वो सारे इसी से रिलेटेड पॉइंट है, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जनरली डिविडेंड की इनकम कहाँ आती है? अदर सोर्स में। ठीक है, फिर पॉइंट आता है कैजुअल इनकम की। ठीक है, यानी कैजुअल इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल सोर्स से मिल रही है हमें। ठीक है, उसका हमें कोई ऐसा कोई हमारा बिजनेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो मिल रही है, यानी अनसर्टेनिटी से मिल रही है ये चीज़ें हमें। ठीक है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, रेस। ठीक है, कार्ड गेम, अदर गेम, और भी कोई अदर गेम है उनसे। ठीक है, गैम्बलिंग से, बैटिंग से, ऐसे अगर इन टाइप्स से अगर हमें कोई इनकम मिल रही है, ठीक है, यानी इस टाइप की जो सोर्सेज हैं, ठीक है, इनके करने से अगर हमें कोई इनकम मिल रही है, ठीक है, तो वो हमारी कैजुअल इनकम में टैक्सेबल होएगी, यानी अदर सोर्स की कैजुअल इनकम में आएगी। ठीक है, और उनके ऊपर सीधा डायरेक्ट 30% टैक्स रेट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक दो बार ये क्वेश्चन आया भी है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि कैजुअल इनकम क्या होती है। तो कैजुअल इनकम में ये सारी इनकम कैलकुलेट होती है। ठीक है, फिर कहते हैं टैक्स कितना लगता है? उस पर टैक्स लगता है 30%, 115B के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसके अंदर एक पॉइंट और है, ग्रोस अप इनकम और नेट इनकम। अब देखो, अगर मान लो लॉटरी से मेरे को कुछ पैसे मिले हैं, ठीक है, तो जो लॉटरी लगाने वाला है या लॉटरी जो लगाता है, ठीक है, मान लो मेरे को 10,000 रुपये लॉटरी की इनकम हुई। ठीक है, तो जो लॉटरी लगाने वाला है वो मेरे को TDS काट के फिर पैसे वापस देता है, यानी मेरी लॉटरी तो लगी है 10,000 की। ठीक है, 10,000 की, पर मेरे पास क्या है उसमें? मेरे को मिले सिर्फ कितने हैं? 7,000 ही। ठीक है, 7,000 कैसे? 30% उसने TDS ऑलरेडी काट लिया। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है कि कैजुअल इनकम के केस में या किसी भी इनकम के केस में आप किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका TDS काट के उसको पैसे देंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, यानी देखो नेट अमाउंट तो कितनी आई मेरे पास? 7। ठीक है, और अगर ग्रोस करें, उसको ग्रोस अप वैल्यू करें तो ये हमारे पास 10। ठीक है, तो हम अपनी टोटल इनकम में वैल्यू जो ऐड करेंगे वो करेंगे 10,000। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि हमें नेट नहीं कंसीडर करना, हमें ग्रोस अप वैल्यू करनी है। ठीक है, यानी 10,000। अब देखो, अगर हमारे पास है ना क्वेश्चन में मिले कि हमें 7,000 रुपये लॉटरी से मिले, यानी रिसीव हुए 7,000 रुपये, तो अब हमें इसको क्या ग्रोस अप करना है? तो इसको ग्रोस अप करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 70 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने रुपए कम आए हैं, यानी 100 में से 30% हमारा कट गया, तो यानी हमें मिले कितने? 7,000। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 70 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा अगर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रोस अप वैल्यू। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि देखो 10,000 हमने टोटल कमाए, उसमें से 7,000 हमें मिले, रिसीव हुए।
ठीक है, यानी 3,000 रुपये का TDS ऑलरेडी उसने काट लिया, ठीक है, जिसने हमें पैसे दिए थे। ठीक, तो अब हमारे पास रिसीव कितना हुआ 7,000, लेकिन हमें अपनी टोटल इनकम में या अदर सोर्स में कितने रुपए दिखाने हैं 10,000। ठीक है, तो अब 7,000 मिले हैं, उसका 10,000 कैसे करें, यानी उसका ग्रोसअप कैसे करना है, तो उसका सिंपल है, जितना मिला है वो यहाँ पे लिखेंगे, इनटू में 100 डिवाइडेड बाई 70, यानी 100 माइनस 30 करके 70। पॉइंट समझ में आ गया, ऐसे हम ग्रोसअप वैल्यू करते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें से ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार पूछा हुआ है नेट में भी, और छोटे मोटे जो एग्ज़ाम है उनमें तो आता ही आता है। ठीक है, यानी अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी अदर सोर्स की इनकम है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन सी इनकम उसमें कवर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो डिविडेंड की, दूसरा हो गया कैजुअल इनकम, थर्ड हो गया इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। ठीक है, अगर हमें कोई सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, या कोई कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने ना हमारी कोई ज़मीन एक्वायर की और उसकी है ना पेमेंट नहीं की 2 साल तक, और फिर 2 साल बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 साल पेमेंट करने के बाद अब देखो 2 साल के बाद अगर वो पेमेंट भी कर रही है और पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी दे रही है, तो वो पेमेंट है वो तो हमारे पास कैपिटल गेन में आ जाएगी, और जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो 50% टैक्सेबल होगा, 50% की एग्जम्पशंस लिमिट है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन की। क्लियर है। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर अलोंग विद बिल्डिंग। अब देखो, अगर है ना हम कोई प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे रहे हैं, ठीक है, अब देखो अगर ये हमारा बिजनेस ही है, पॉइंट समझना कि हम मशीनरी, प्लांट, ये सारी चीज़ें हम हमारा बिजनेस ही है किराए पे देने के लिए, ठीक है, तो उस केस में तो वो PGBP की इनकम हो जाएगी। अगर उसके अलावा वो बिजनेस नहीं है हमारा, फिर हम उनको किराए पे दे रहे हैं, तो उससे जो इनकम आती है वो कहाँ पे आएगी, अदर सोर्स में। ठीक है, एनी सम मनी रिसीव इन एडवांस, अगर कोई हमें एडवांस में पैसा मिला है और हम उसको फॉरफिट कर ले, ठीक है, कैपिटल हेड वाले में हमने पढ़ा भी था। ठीक है, पहले तो वो कैपिटल गेन माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आएगा, यानी अदर सोर्स में। फर्दर लेट आउट ऑफ असेट्स, अब देखो हम क्या करते हैं कि खुद किराए पे लेके कुछ चीज़ और फिर दोबारा से किराए पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, मान लो मैं कोई किराए के मकान पे रह रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को अपने यहाँ किराए पे रख लूँ, ठीक है, तो ऐसे से अगर मेरे को कोई इनकम हो रही है ना, तो वो अदर सोर्स में आएगी। पॉइंट समझ में आ गया। सैलरी ऑफ MP और MLA है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, और MP MLA के सारे अलाउंसेज होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, गिफ्ट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल और HUF विच आर चार्जेबल टू टैक्स और आल्सो टैक्स अंडर दी सेट। अब देखो, अगर हम गिफ्ट की बात करें तो देखो हमने सैलरी ऐड में पढ़ा था गिफ्ट तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट था। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था PGBP के अंदर, ठीक है, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले में, वहाँ पे गिफ्ट मिलता है तो कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल है। यहाँ पे भी गिफ्ट मिलता है। ठीक है, अब देखो उसके फर्स्ट हम सैलरी की बात करें तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन एग्जिस्ट होना है, वहाँ पे हमारे पास PGBP के अंदर हमारा बिजनेस होना चाहिए या हमारे कस्टमर से मिल रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी से भी मिल सकता है। ठीक है, रिलेटिव से भी मिल सकता है, दोस्त से, फ्रेंड से, कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है गिफ्ट। ठीक है, उसके केस में हम ये कंसीडर करेंगे अभी नीचे बाद में कि कहाँ कहाँ पे वो टैक्सेबल होगा और कितना होगा। ठीक है, तो यानी गिफ्ट अगर रिसीव हुआ है हमें, ठीक है, अदर देन PGBP और सैलरी, तो फिर कहाँ पे आएगा, कहाँ पे हम उसको लिखेंगे, हम लिखेंगे अदर सोर्स में। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, यानी ये सारी इनकम है हमारी अदर सोर्स की। ठीक है, ये हमारी इनकम बनती है अदर सोर्स के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऐसी इनकम जो अदर सोर्स में कैलकुलेट होती है, ठीक है, और जो PGBP में नहीं होती। ठीक है, यानी PGBP की इनकम नहीं है, वो अदर सोर्स की इनकम है। एनी कंट्रीब्यूशन टू फंड ऑफ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय रिसीव बाय द एम्प्लॉयर, अगर ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉई के वेलफेयर के ऊपर, तो वो सारा का सारा कहाँ टैक्सेबल होएगा, अदर सोर्स में। इनकम रिसीव बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी से कोई इंटरेस्ट मिला है वो। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हायरिंग ऑफ प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, अगर हम वही, ये ऊपर आ गया था वही पॉइंट है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव, इनकम फ्रॉम लेटिंग मशीनरी, यानी वो हमारे पास PGBP का होना नहीं चाहिए। इनकम फ्रॉम लेटिंग प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर अलोंग विद बिल्डिंग, बोथ द लेटिंग आर इनसेपरेबल, यानी हम उनको अगर सेपरेट नहीं कर सकते,
ठीक है, और वो साथ साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसको इसके अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर वो जुड़े हुए यानी सेपरेबल है, जिनको हम अलग कर सकते हैं फर्नीचर बिल्डिंग को और मशीन प्लांट एंड मशीनरी को, तो वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी अल्टीमेट अगर हम देखें तो वो जो ये पॉइंट है वो इसी में है। ठीक है, बस वो सेपरेट करके बता रखे हैं कि कौन कौन सा हम पीजीबीपी में नहीं लेंगे, और जो पीजीबीपी के पार्ट लगते हैं वो इस अदर हेड वाले में कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, जनरली यही है इसके अंदर। ठीक है, 56 सेक्शन हमारे पास ये बात बोलता है। ठीक है, कि कौन कौन सी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की 57। जो 57 सेक्शन है वो हमें डिडक्शन की बात करता है, अलाउड डिडक्शन। यानी जो ये इनकम हम कमाएंगे ना, ये वाली, ठीक है, इस इनकम जो हमने कमाई उसमें से क्या चीज़ माइनस कर सकते हैं, कितना हमें डिडक्शन मिलेगी, किस किस चीज़ की हमें डिडक्शन मिलेगी, वो ये बात कहता है 57 सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोन पे लेके फिर वो खर्चा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, सपोज करो, मान लो हमारी ना कोई सिक्योरिटी से इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है सिक्योरिटी से, और वो सिक्योरिटी के लिए हमने क्या पहले लोन लिया। ठीक है, लोन लेके फिर हमने सिक्योरिटी पे दिया, यानी लोन लिया मैंने 8% के हिसाब से, अगर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 12। ठीक है, तो 12 तो इनकम हो गई, और 9 उसकी क्या होगी, कॉस्ट, वो माइनस कर देंगे। पॉइंट समझ में आ गया। फिर कहता है कि फैमिली अगर पेंशन मिल रही है तो, ठीक है, तो 15,000 रुपये और 33.33%। ठीक है, इन दोनों में से जो कम होएगी ना उतनी हम डिडक्शन उसको माइनस कर देंगे। मान लो कि हमारे पास फैमिली पेंशन आ रही है 30,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 रुपये अगर हमारी पेंशन आ रही है तो 15,000 रुपये और 33%। ठीक है, तो 33 हो जाएगा हमारे पास, नहीं इस एग्जांपल को नहीं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास 1 लाख की कोई इनकम है या फैमिली पेंशन है 1 लाख की। ठीक है, तो 1 लाख का 33.33% यानी 33,000 समथिंग हो गया, 33,333। ठीक है, और 15,000 रुपये जो दोनों में से कम है उतना हम क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे। यानी अब हमारी इनकम कितनी मानी जाएगी, हमें मिला कितना, 1 लाख। 1 लाख में से 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, जो दोनों में से कम होगा उसी की डिडक्शन मिलेगी ना, यानी 15,000। तो यानी 85 हमारी अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी फैमिली पेंशन में। इसका पॉइंट ये है। ठीक है, फिर कहता है कि करंट नोट कैपिटल रिपेयर। ओके, यानी हमारे पास है ना रिवेन्यू नेचर के खर्चे होने चाहिए, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, डिडक्टेबल फ्रॉम रेंट इनकम अर्न बाय द लेटिंग आउट ऑफ ये। यानी अल्टीमेट मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास है ना कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए, रिवेन्यू नेचर का अगर खर्चा है तो उसको अगर किराए पे देने से हमारे पास कोई इनकम आ रही है तो उसमें से उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर कहता है रिडक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वही पॉइंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही होना चाहिए वो वाले। यानी ये हमारे पास कुछ पॉइंट निकल के आते हैं जिनके अंदर ये दिया हुआ है कि ये हम डिडक्शन अलाउड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि 58 सेक्शन टैक्स डिडक्शन नॉट अलाउड, यानी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। ये ऊपर वाले तो थे अलाउड वाले, ये है हमारे पास डिसअलाउड, यानी ये आपने अलाउड नहीं करने। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पर्सनल एक्सपेंडिचर या इनकम टैक्स। ठीक है, यानी पर्सनल एक्सपेंडिचर ही हो गए। ठीक है, ये हमें अलाउड नहीं करने। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेबल एंड पेएबल आउटसाइड इंडिया। अब देखो, अगर हम कोई इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। अगर टीडीएस काट के फिर कर रहे हैं तो फिर वो अलाउड है। एनी एक्सपेंस इन कनेक्शन विद लॉटरी क्रॉसवर्ड, और लॉटरी क्रॉसवर्ड या कैजुअल इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा किया गया वो सारा का सारा खर्चा क्या है, डिसअलाउड। यानी मान लो हमें इनकम मिली है हॉर्स रेस से 50,000 रुपये और 10,000 रुपये की टिकट खरीदी। ठीक है, तो वहाँ पे हम 40,000 इनकम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल ही 50,000 की इनकम। पॉइंट समझ में आ गया। उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। क्लियर है। फिर कहता है कि अमाउंट स्पेसिफाई 10,000 अंडर सेक्शन 40A। अब कहता है कि अगर 10,000 से कम की कैश की कोई पेमेंट है तो हमारे पास अलाउड हो जाएगी। अगर 10,000 से ज़्यादा की है कैश की
तो डिसअलाउड हो जाएगी, ठीक है। अगर 10,000 से ज़्यादा की है, ठीक है, नॉन कैश बेस पे, तो फिर वो भी अलाउड हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? ये 10,000 की लिमिट है, सेम वही है जो हमारे पास पीजीबीपी वाले में थे 40 सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिविडेंड, ठीक है, कि डिविडेंड क्या है, ठीक है। डिविडेंड के ऊपर जो हमारे पास टैक्स लगता है वो, तो सबसे पहले अगर बात करें तो डिविडेंड की डेफिनेशन ही क्या है, तो 222 के अंदर ना डेफिनेशन दी हुई है डिविडेंड की, ठीक है। कहता है डिविडेंड में क्या क्या इंक्लूड होएगा, ठीक है। तो डिविडेंड में ये 5 चीज़ ऐड होती है, यानी इसके 5 पार्ट हैं डिविडेंड के, ठीक है। इनमें से अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पहले 4 है ना, यानी हमारे पास A to D ये अलग है और जो E है वो अलग है, ठीक है। ओके, बात करते हैं फर्स्ट एक एक करके हम, क्या है डिविडेंड, किस किस चीज़ को डिविडेंड मानता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हो या करंट ईयर के प्रॉफिट से हो, बाई ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को देती हो, ठीक है। फर्स्ट में कहता है ये पार्ट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एसेट्स, यानी कोई कंपनी ने डिविडेंड कैश में ना दे के कोई असेट्स दे दी हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर, स्टॉक, डिबेंचर सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। या कोई डिपॉजिट्स दिया हो, डिबेंचर स्टॉक दिया हुआ, या कोई डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए हो किसको, शेयर होल्डरों को, और बोनस शेयर दिए हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी नॉट इक्विटी, इक्विटी को नहीं, ओनली प्रेफरेंस शेयर को, तो हम उसको डिविडेंड मान लेंगे 222 बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 222 सी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन लिक्विडेशन, यानी लिक्विडेशन के टाइम पे अगर हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं असेट्स का, तो भी हम उसको क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड, ठीक है। डीमर्जर के केस में नहीं, ओनली लिक्विडेशन के केस में, ठीक है, वो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। डी केस में कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, डीम्ड एज ए डिविडेंड। अब देखो रिडक्शन ऑफ शेयर आपने अगर पढ़ा हो तो हम क्या करते हैं कि अपने शेयर की वैल्यू है ना लेस कर देते हैं ज़्यादा होने की, जैसे हमारे शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, और हम उसको कम करना चाहते हैं 50 रुपये, यानी अब हमारा शेयर 50 रुपये का हो जाएगा, तो क्या करेगी कंपनी, 50 रुपये अपने शेयर होल्डरों को वापस दे देगी, ठीक है, तो अब उनकी वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। तो अगर कहता है कि ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, तो वो भी डिविडेंड मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड, ठीक है, सेक्शन 222 डी के अकॉर्डिंग। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? फिर कहता है कि 222 ई के हिसाब से कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, एनी पेमेंट क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी बाय वे ऑफ लोन एंड एडवांस, कोई भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अपने इन बंदों को, ठीक है, अभी देखेंगे ये लिस्ट दी हुई है, इन बंदों को अगर कोई लोन दे रही है या कोई एडवांस दे रही है, तो वो भी हम क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है। किस बंदे को, ए शेयर होल्डर हैविंग मोर देन 10% शेयर, यानी ऐसा कोई शेयर होल्डर जिसके पास 10% से ज़्यादा का शेयर हो, तो भी हम उसको डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है। कोई एचयूएफ हो, कोई फर्म हो, एओपी बीआई कंपनी हो, ठीक है, जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी का, यानी 20% से ज़्यादा का शेयर ले रखा हो, तो उसको अगर कोई लोन एंड एडवांस दे रही है तो भी हम उसको क्या मान लेंगे, डिविडेंड, ठीक है। एनी पर्सन फर्दर बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, ठीक है, और उनको दोबारा से कोई बेनिफिट मिल रहा हो वो चीज़, ठीक है। यानी मेनली ये 2 पॉइंट है, इनको अगर हम लोन एंड एडवांस दे रहे हैं तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डीम्ड इनकम, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब इनकम टैक्स के हिसाब से ना इनका ट्रीटमेंट अलग होता है, ए टू डी का अलग और ई का अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिविडेंड किसके हाथ में, ओके, एक पॉइंट और, जो डिविडेंड है वो हमेशा कंपनी के केस पे लगता है, यानी कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड करती है तभी उनको डिविडेंड टैक्स दे के फिर डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं जिसको, वो पे करके फिर डिविडेंड देना होता है, ठीक है। तो बात करता है कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी से हमें डिविडेंड मिल रहा है, यस है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर कह रहा है कि नहीं, यानी बाहर की कंपनी से मिला है, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यानी इंडियन कंपनी से मिल रहा है, इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो हम फर्दर पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो यानी आउटसाइड से मिल रहा है, फॉरेन की कंपनी से मिल रहा है, तो कह रहा है कि फुल टैक्सेबल रहेगा। अगर इंडिया की कंपनी से मिल रहा है तो मैंने बताया था आपको कि 222 ए टू डी के अलग होता है हमारे पास, ठीक है, और ई वाले का अलग से पॉइंट है, ठीक है। अगर कहता है कि इंडियन कोई कंपनी है, ठीक है,
तो उस केस में क्या रहेगा, 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है, डिविडेंड। अगर 222 ए से लेके डी में, यानी इन चारों का है, तो हम देखेंगे कि उसके 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अगर ई का है तो ई के केस में हमारे पास फुल्ली टैक्सेबल होएगा, ठीक है, और ये फुल्ली टैक्सेबल किस रेट से लगेगा, 30% से, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये फुल्ली हमारे पास 30% से लगता है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। कौन पे करेगा इसको, इसको पे करेगी कंपनी, ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के अंदर, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, पॉइंट समझ में आ गया, 30% की रेट से लगेगा ये। इसमें क्या रेट है, इसके अंदर 15% रेट है, ठीक है, 15% की। अब कहता है कि डज द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड 10 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A to D, यानी हमारे पास हम ये करेंगे कि टोटल जो डिविडेंड है, एग्रीगेट मतलब टोटल डिविडेंड, ठीक है, मान लो मैं हूँ, मेरे को 15 कंपनियों से डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, तो 15 कंपनियों का डिविडेंड देखा जाएगा, 15 के 15 को हम क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे टोटल। अगर टोटल डिविडेंड मेरा 10 लाख रुपए तक का है, ठीक है, तो उस केस में ये रहेगा, अगर नहीं है, 10 से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, यानी 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में हमारे पास एक्सेस जो अमाउंट है 10 लाख से ऊपर वाली, ठीक है, उसके ऊपर 10% से हमें टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। कहता है यस, अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो कह रहा है कि 10 लाख एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038, यानी जो एग्जाम्पशन लिमिट है 1038 की, वहाँ पे 10 लाख तक का तो डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट समझना यहाँ पे क्या है, यानी कोई कंपनी है और ये शेयर होल्डर है, ठीक है, तो कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड टैक्स पे करेगी, CDT, ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अगर ई में है तो सीधा 30% देगी, ठीक है, अगर A to D में है तो 15% देगी। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करते हैं जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में, ठीक है, उसके हाथ में अगर डीम डिविडेंड ये वाला है 22E का, ठीक है, तो ये हमारे पास टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी इनकम में हम जोड़ देंगे अदर सोर्स में, ठीक है। अगर ये वाला है तो कह रहा है कि 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट, 10 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 10% लगेगा, 115BBDDA के अकॉर्डिंग 10% एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, यानी 2 बार टैक्स लगेगा इसके ऊपर। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ना, ख़त्म हो गया है, ठीक है। पहले ये क्या था कि 22 वाला हमारे पास है ना, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था सिर्फ, ठीक है, अब कंपनी के हाथ में ही टैक्सेबल है, क्लियर है, 30% के हिसाब से। ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये इसको कट कर देना, ये पॉइंट अब नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गिफ्ट के केस की, ठीक है, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर गिफ्ट भी आते हैं, ठीक है, वो गिफ्ट आते हैं 56(2) के हिसाब से, ठीक है। कहता है कि जो गिफ्ट मिल रहा है वो कहाँ तक आपके लिए एग्जाम्प्ट है और कहाँ वो टैक्सेबल है, वो पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट कहता है कि अगर आपको कैश या मनी, कैश या कैश की फॉर्मेट में अगर कोई पैसा मिल रहा है गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, तो कहता है कि आप 50,000 तक तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी 50,000 रुपये तक तो आप उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो मेरे को कोई है ना गिफ्ट मिला, ठीक है, और अलग अलग बंदों से मिला, मेरे 15 दोस्त हैं, 15 दोस्त ने मेरे को 10-10 हज़ार रुपये करके दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम टोटल ऐड करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, टोटल कितना मिला गिफ्ट कैश में। पॉइंट समझना, कैश में टोटल डिविडेंड कितना मिला, ठीक है। अगर वो गिफ्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा का है, ठीक है, 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, यानी पूरी की पूरे जो गिफ्ट मिला है वो सारा का सारा मेरी इनकम में अदर सोर्स में गिफ्ट के इनकम डाल के ऐड कर दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया। मेरे मान लो 15 फ्रेंड है और एक से 10,000 रुपये मिले, मेरे को मिले 1.5 लाख रुपये, तो मेरी इनकम गिफ्ट से 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अगर मेरे 2 फ्रेंड है और उनसे मेरे को 25-25 हज़ार मिले हैं, ठीक है, तो 50,000 रुपये ही हुए, ठीक है, 50,000 रुपये मैं नहीं लिखूंगा, मेरा गिफ्ट वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया।
अगर 50,000 रुपये से 1 रुपये भी हो जाता, 50,000 रुपये 1 रुपये का भी अगर गिफ्ट मिल जाता, तो पूरा का पूरा 50,000 1 रुपये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाता, यानी मेरी इनकम में लिख दिया जाता। पॉइंट समझ में आ गया? कैश की फॉर्मेट में पूरी अमाउंट टैक्सेबल होएगी, ठीक है। और एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट मतलब जिन जिन बंदों से जितना कैश में गिफ्ट मिला है, ओनली कैश वाला सिर्फ, ठीक है। फिर कहता है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है। अब देखो इसके दो पार्ट हो सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, या तो हमें फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, या फिर दूसरी बात करें कि हमारे पास है ना इनएडुकेट कंसिडरेशन मिल रहा है, यानी 2 लाख रुपए वाली मशीन या प्लांट या जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है कोई भी, वो हमें 10,000 रुपये में मिल गई, इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो उस केस में ये देखेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट समझते हैं फर्स्ट, विदाउट कंसिडरेशन यानी फ्री में हमें मिल गई, ठीक है। तो फिर वही करेंगे हम, एग्रीगेट, ठीक है। सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को एग्रीगेट करेंगे, ठीक है। किस पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे। उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? अगर कहता है कि उनकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी, सारी की सारी गिफ्ट वाली इनकम मान ली जाएगी। अगर 50,000 से कम है तो हम क्या करेंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। पॉइंट समझ में आ गया? फिर कहता है कि इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी मान लो 2 लाख की हमने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी 2 लाख की और वो 10,000 रुपये में दे दी, ठीक है। तो जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1,90,000। अगर कहता है कि 1,90,000 रुपये 50,000 से ज़्यादा है तो हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे, अगर 50,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब देखो हमने 2 लाख की 10,000 में दी है तो 1,90,000, यानी जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसकी गिफ्ट की इनकम में 1,90,000 लिख देंगे, ठीक है। अब सपोज करो 2 लाख रुपये वाली कोई मशीन थी और उसने वो उसको 1,60,000 में दे दी, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 40,000। 50,000 से कम है तो फिर गिफ्ट की कोई इनकम नहीं मान लेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ये है यहाँ पे, ठीक है। और उसको भी हम क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं एक मशीन भी दी, एक प्लांट भी दिया, ठीक है, या और भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, उस केस में हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी उसने दी है वो सारी। फिर बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे होगी लैंड होगी, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़। उस केस में कहता है कि दो ही केस हो सकते हैं, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फिर कहता है विदाउट कंसिडरेशन के केस में क्या करेंगे, हम उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो वो सारी की सारी टैक्सेबल कर देंगे, 50,000 से कम है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे आपको है ना एग्रीगेट नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि जो लैंड है या बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लिमिट की होती है कि उनकी वैल्यू 50,000 से कम ना रहे, ठीक है। अब देखो कोई भी ऐसी लैंड 50,000 रुपये से कम की मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन हो भी सकती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो उसकी स्टम्प वैल्यू ड्यूटी अगर हम चेक करेंगे, इंडिविजुअल चेक करेंगे, इनके केस में हम एग्रीगेट करेंगे, यानी कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी उसने दी, मूवेबल, ठीक है। इमूवेबल के केस में इंडिविजुअल चेक करेंगे हर एक के केस में, ठीक है। यानी 2 ज़मीन मिली, एक अलग, तो दोनों का नहीं देखेंगे, हम इंडिविजुअल चेक करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? इनएडुकेट कंसिडरेशन के केस में क्या है कि डिफरेंस देखेंगे हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का और सेल कंसिडरेशन। यानी मान लो कोई खेत था या कोई हमारे पास लैंड थी, ठीक है, और वो लैंड थी 10 लाख की, ठीक है, और वो 10 लाख की लैंड उसने दे दी 1,00,000 रुपये में, ठीक है। तो हम उनका क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कितना है? 9,00,000 रुपये। अगर वो 50,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। ओके, एक और बात उसके साथ है ना, हम एक कंडीशन और चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी 50,000 की लिमिट तो देखेंगे, उसके साथ साथ उसकी स्टम्प ड्यूटी वैल्यू, उस प्लांट सॉरी जो हमारे पास लैंड है ना, उस लैंड की स्टम्प ड्यूटी वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो ड्यूटी वैल्यू हमारे पास जितना एक्चुअल सेल प्राइस है ना, जितना कंसिडरेशन मिला है, उसके 105% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे 105% कम है तो हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में हम उसको गिफ्ट में कंसिडर ही नहीं करेंगे। यानी 2 कंडीशन है इस केस में, एक तो 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा हो, दूसरा कि उसकी स्टम्प ड्यूटी वैल्यू है ना 105%, यानी एक्चुअल सेल प्राइस है जितना कंसिडरेशन वो दे रहा है उसके 105% से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी के इनएडुकेट कंसिडरेशन में ये भी चेक करेंगे।
ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो बस मेरे हिसाब से 50 की लिमिट पूछ सकता है, और एग्रीगेट का पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि कितने टैक्सेबल होएगी। ठीक है, अब मान लो ऐसे दे दे कि 51,000 रुपये के टोटल मनी से गिफ्ट मिला, तो टैक्सेबल बताओ कितना होगा, 50,000, 2,000 रुपये, ठीक है, या एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जितना मिला है टोटल, 51 मिला है ना, तो 51 ही, 52 मिला है तो 52 ही। ठीक है, अगर 50 से कम है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 50 से ऊपर वाली सारी अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, फिर कहता है कि इसमें ना प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। तो प्रॉपर्टी का वही मीनिंग है जो कैपिटल गेन वाले हमारे चैप्टर में था। ठीक है, कैपिटल असेट्स में लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ओके, जो हमारे पास लैंड कैपिटल गेन वाला पोर्शन था उसके अंदर शेयर एंड सिक्योरिटी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे शेयर एंड सिक्योरिटी भी आ जाएगा, और सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जैसे मोबाइल हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, वो सारी हमारी कैपिटल असेट्स ही नहीं थी, सेम वो यहाँ पे भी। ठीक है, अगर कोई आपको कार दे रहा है या मोबाइल दे रहा है तो वो हमारी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यानी वो चाहे कितनी भी दे दे, उसमें कोई 50,000 की लिमिट नहीं आएगी। पॉइंट समझना यहाँ पे। ठीक है, यानी जो हमारी प्रॉपर्टी में ही कवर नहीं हो रही और उसका कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो हमारे पास एग्जम्प्ट हो जाएगा फुल्ली। ठीक है, कार दे रहा है, स्कूटर दे रहा है, बाइक दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, हमारी प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नहीं है तो उस केस में हम 50,000 की लिमिट भी नहीं देखेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अगर हमारी ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग ये चीज़ें आ रही है 50,000 से ज़्यादा की, तो हम टैक्सेबल करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी में। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, फिर कहता है शेल नॉट बी टैक्सेबल इन गिफ्ट हैज़ बिन रिसीव्ड। ओके, अब देखो कि जो गिफ्ट है ना हमें किससे मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होएगा, यानी जो रिलेटिव से मिल रहा है ना, रिलेटिव से, वो गिफ्ट हम गिफ्ट में कंसिडर ही नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। यानी रिलेटिव से, रिश्तेदारों से अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो हम उसको यहाँ पे टैक्सेबल नहीं करेंगे, यानी हम उसको इनकम में लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव में कौन कौन है, सभी हैं, बट कहता है कि नोट कज़न, कज़न नहीं आएंगे। ठीक है, और उनके बच्चे नहीं आएंगे, और सारे आएंगे। ठीक है, और सारे हमारे रिलेटिव है, फादर, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सारे के सारे। ठीक है, फिर कहता है ओकेजन ऑफ मैरिज के केस में, डेथ के केस में कोई प्रोग्राम हुआ उसमें, अंडर ए विल, विल के केस में अगर कोई विल शो करता है कि भाई ये इसका रहेगा, ये इसका रहेगा, उस केस में अगर कोई गिफ्ट में कुछ मिल रहा है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी के केस में कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो सारा का सारा क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। उस केस में हम उसको गिफ्ट ही नहीं मानेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं अदर सोर्स में। ठीक है, अदर सोर्स का मेन अगर फोकस करें तो हमारे पास बस इतना ही है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जनरली जो है वो हमारे पास आती है कि कौन कौन सी इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी इनकम इंक्लूड करते हैं और उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है। दूसरा, फिर उसके बाद कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है या डिडक्शन मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि क्या क्या डिडक्शन डिसअलाउड रहेगी हमारे पास। फिर आता है हमारे पास डिविडेंड, डिविडेंड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये अच्छे से कर लेना आप लोग। फिर आता है कि गिफ्ट कितने रुपए तक का टैक्सेबल होता है। ठीक है, कहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है, किसके लिए एग्जाम्प्ट होता है, किसके लिए टैक्सेबल होता है, वो सारे पॉइंट हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास डिडक्शन का। तो इससे पहले ये हो जाए, हम एक पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास पीजीबीपी वाले में हमने ऐड कर दिया था, और वो जो डिविडेंड का पार्ट था ये रहा। ठीक है, टैक्स शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन द डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर, यानी हमें डिविडेंड शेयर होल्डर से चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर रीज़न में क्या कहता है, क्यों, सम इकोनॉमिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट when tax has already been paid on the profit of the company and balance is distributed as a dividend to the owner, tax not need not be levied on them। कहता है कि जो कंपनी है वो ऑलरेडी जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स पे कर चुकी होती है। ठीक है, इसलिए ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएगी और एक दूसरे को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है,
ओके, ये क्वेश्चन था।